आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश की राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। उस लिखित दस्तावेज को ही संविधान कहा जाता है। भारत में संवैधानिक विकास मुख्य रूप से दो चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन या कंपनी द्वारा शासन चलाया गया था, और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का जो शासन था वह चलाया गया था। कंपनी के शासन के अंतर्गत जो जो एक्ट या कानून बनाए गए उन एक्ट के बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में 1973 से 1853 के मध्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 लाए गए। इन सब एक्ट की क्या विशेषताएं थी, क्या प्रावधान थे, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद अगली जो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास रहेगी उस क्लास में हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यवस्था 1858 से 1947 तक रही, जिसमें कई एक्ट और कई अधिनियम आए। उन सब एक्ट और अधिनियमों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से कंपनी के अधीन जो नियम कायदे कानून बनाए गए उनके बारे में जानेंगे। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा व्यापारियों को एक राजलेख में कुछ व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था के बीच हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई और सिराजुद्दौला हार गया। यहीं से अंग्रेज़ों की शक्ति जो है भारत में बढ़नी प्रारंभ हुई। किस युद्ध से? तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों की शक्ति भारत में बढ़नी प्रारंभ हुई और प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हारा और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो है वह 3 भारतीय सेनाओं के मध्य तथा ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश गवर्नर या हेक्टर मुनरो के बीच संपन्न हुआ। भारत की ओर से शाह आलम सेकंड जो भारत का मुगल शासक था की सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था की सेनाओं ने लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था की सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। तो इन 3 शासकों की सेनाओं के साथ ब्रिटिश शासक हेक्टर मुनरो मैदान में था, जिसमें इन तीनों सेनाओं की हार हुई तथा ब्रिटिश शासक हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। तो यह भी एक निर्णायक युद्ध अंग्रेजों के लिए साबित हुआ। इस प्रकार से 1765 से 1772 में बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया और 1765 से 1772 में जो 7 वर्ष हुए, इन 7 वर्षों को भारत की लूट कहा जाता है। तो भारत की लूट किन वर्षों को कहा जाता है, किन वर्षों के बीच में हुई भारत की लूट? तो भारत की लूट जो है 1765 से 1772 के बीच में हुई थी। इस लूट को देखकर ब्रिटेन के अंग्रेज ने भारत के कुछ
भारत के लिए कुछ नियम एक्ट बनाए जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा भारत में शासन किया गया, और इसी को ही कंपनी के ब्रिटिश कंपनी के अधीन या कंपनी का शासन कहा जाता है। 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1772 में इसने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया और इसी के समय पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर भारत भेजा गया। अब कंपनी के शासन में 1773 से 1857 के बीच जोन से एक्ट बनाए गए, उन एक्टों या अधिनियमों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जिसमें पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के समय बनाकर अंग्रेज़ों ने भारत भेजा था। इसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार के अधिकार दिए जाएंगे, बाद में उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार करने के अधिकार की बात की गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, अर्थात मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। इसके अलावा बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था तथा भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे थे तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। 1781 में संशोधन अधिनियम आया जिसमें वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लाया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर क्या महाभियोग लाया गया, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लाया गया। नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम ने वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का आरोप लगाया। किसने किसने वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का आरोप लगाया? नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का अभियोग लगाया या कुशासन का आरोप लगाया। तो इस प्रकार से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद दूसरा जो अधिनियम है कंपनी के शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में, वह है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या प्रावधान बनाए गए? इसमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण ब्रिटिश संसद वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था तथा बीओसी की स्थापना, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई। कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग किया गया। कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से चार्टर अधिनियम 1793 में क्या प्रावधान किए गए? तो चार्टर अधिनियम 1793 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। अंग्रेज अफसरों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे और 1995 में 21 अप्रैल 1795 को भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसलिए 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना जो है इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो 1793 में जो चार्टर एक्ट लाया गया उस चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। अंग्रेज अफसरों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। 1793 के एक्ट में था तथा 21 अप्रैल 1795 को भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसलिए 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारतीय नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसी प्रकार से अगला जो चार्टर अधिनियम आया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वह था 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 में भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटित किए गए। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, तथा 1813 में ही भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटित किए गए। यह भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए पहली बार आवंटित किए गए, तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 2 वस्तुओं पर ईस्ट इंडिया का व्यापार बना रहा, चाय पर व्यापार और चीन के साथ व्यापार। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का व्यापार बना रहा। तो इस प्रकार से 1813 का चार्टर एक्ट जो था वह मुख्य रूप से ईसाई मिशनरियों के आगमन के लिए जाना जाता था। 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर पहली बार खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगला जो चार्टर अधिनियम है वह 1833 का चार्टर एक्ट है। इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा 1833 के अधिनियम। यहाँ जो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का ही पहला गवर्नर जनरल था। इसको हम भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिए थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर था, फर्स्ट का गवर्नर जनरल था। और भारत अगला इसमें 1833 चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया गया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस प्रकार से भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इस प्रकार से 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया तथा अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा बनाया गया, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। अंग्रेजी को 1833 के अधिनियम के तहत अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। इसके अलावा इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, बीओडी की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। बीओडी की संख्या घटाकर 24 से कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। और नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत 1853 के अधिनियम से ही की गई थी, जिसमें नागरिक सेवा के लिए जो लिखित परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। लंदन में होती थी पहले परीक्षा। 1853 से 1922 तक लंदन में परीक्षा हुई और 1923 में नागरिक सेवा की परीक्षा जो है भारत में चालू की गई थी। फर्स्ट आईसीएस जो है परीक्षा पास करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और प्रथम आईसीएस अधिकारी जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। तो इस प्रकार से यह क्लास जो है आज की मुख्य रूप से भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो भी चार्टर एक्ट लाए गए अंग्रेज़ों द्वारा, उन चार्टर एक्टों में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813,
चार्टर एक्ट 1833 और 1853 के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे यह परीक्षा दृष्टि होगा, इसमें क्या है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी, तो इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी, तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति निहित थी। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। इसके अलावा उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो 4 सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। और इसके अलावा किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो यह शक्ति जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दी गई थी। इसके अलावा किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों को उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत यह भी किया गया था। और अगला, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में की गई थी, 1 साल बाद। इसलिए इसके अलावा जो परीक्षा दृष्टि से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। इसके अलावा किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जैसे सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, तो 1781 एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 एक्ट के तहत यह कार्य किया गया था। यह हम लोग जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारी एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। और अगला जो है वह कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लगा दिया गया। और कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ, तो यह भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो नियंत्रक मंडल को 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। और किस या ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है, तो 1813 राजलेख जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देता है। और 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई, तो 1 लाख रुपए राशि नियत की गई थी। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे थ्योरी में। इसके अलावा भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया, तो यह 1813 चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया, 1793 में। यह 1793 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में आया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह। और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, तो 1833 के राजलेख के द्वारा। इसके अलावा सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास
किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत में केंद्रीकरण का प्रयास जो है 1833 के राजलेख के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 अधिनियम 1843 ईस्वी के नियम 5 से इसे रोक दिया गया था। तो दास प्रथा को किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1833 ईस्वी में पारित अधिनियम के तहत या 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला जो परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वह है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 ईस्वी के तहत किया गया था, 1833 अधिनियम के तहत या चार्टर एक्ट के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत या सती प्रथा को समाप्त किया गया, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त की गई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालकीय एवं विधायिकी कृतियों को पृथक कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा यह पृथक किया गया था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? तो 1853 राजलेख द्वारा लागू किया गया। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। इसी प्रकार से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 अधिनियम के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया और यह कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चालू किया गया था। तो और यह परीक्षा सर्वप्रथम पास करने वाले जो थे ICS फर्स्ट परीक्षा पास की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और प्रथम ICS, लेकिन यह ज्वाइन नहीं किया था इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ज्वाइन नहीं किया था। और जो है प्रथम ICS जो है वहाँ अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत में पहली बार ICS की परीक्षा या नागरिक सेवा की परीक्षा 1923 में हुई थी। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट या अधिनियम थे उनको जाना, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट या अधिनियम बनाए गए थे भारत में शासन के दौरान, उन एक्टों में क्या क्या प्रावधान थे, उन सारे प्रावधानों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में जो अधिनियम बनाए गए उन अधिनियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन अधिनियमों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप को आज की यह भारत का संवैधानिक विकास या भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पहली क्लास है आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।